नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आपके 90 डेज 9000 वोकैब की सीरीज में एक और वीडियो प्रिपेयर करके आपको दे रहा हूं और धीरे धीरे करके हम लोग 9000 शब्द को कवर करने के लिए चल रहे हैं। आज 101 शब्द और पढ़ाऊंगा। ये सारे के सारे शब्द प्रीवियस ईयर के आए हुए शब्द है। अभी हमने प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया है। मतलब ये सारी वो कैप्स आपको कवर करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे वन वर्ड्स की बात करें, चाहे इडियम्स की बात करें, चाहे सिनोनिम सेंटेंस की बात करें, चाहे फिक्स प्रीपोजिशंस की बात करें, चाहे फ्रेजल वर्ब्स की बात करें, चाहे होम फोन्स की बात करें। ये सारे के सारे जो वोकैब है वो कवर करने ही करने हैं। अगर कोई मेरा ग्रामर का लेक्चर देख रहा है आप में से, तो जब हम एग्जेक्टिव के चैप्टर पढ़ते हैं तो एग्जेक्टिव के चैप्टर में इनक्रेडिलस आता है, इनक्रेडिबल आता है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होते हैं उन डिफरेंसेस को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सब आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा वोकैब की क्लासेस में, जब हम होम फोन्स पढ़ते हैं। जो क्लोज टेस्ट के लिए जो लास्ट सेक्शन होता है हमारा, जो वोकैब्स पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चन बनता है आपके ग्रामर वाले सेक्शन में भी। तो चलो फटाफट जो है हम लोग वापस जो है वोकैब कवर करते हैं आज के दिन। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे हम अपने दिमाग की। और हम अगर अपने दिमाग की बात करें तो हमारे दिमाग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस बाउल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने थोड़े ज़्यादा ही गैप दिए हुए हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने पूरा प्रॉपर रिवीजन कर लिया होगा। और आज अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल, आज 100 शब्द और पढ़ लेंगे तो टोटल 2500 शब्द हो जाएगा, जिससे रूबरू आप हो जाओगे। जो बच्चा रेगुलर है, जो बच्चा रेगुलर नहीं है वो इससे रूबरू नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो रिवीजन लगभग सभी को चाहिए होगा 2200 के आसपास। मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप समझदार बच्चे हो तो इतना वोकैब आप रिवीजन कर चुके होंगे। और तकरीबन 200-300 थोड़े से डिफिकल्ट शब्द होंगे जो आपको हो रहे होंगे। सिंगल स्टार वाले जो है 100 के आसपास होंगे, डबल स्टार वाले जो है 100 के आसपास होंगे। लेकिन अगर वो बच्चा जिसने मेरी बात शुरू से सुनी है, शुरू से समझी और लगातार सेम प्रोसेस में पढ़ाई करता हुआ चला जा रहा है, जिस बच्चे ने उस बात को सुनी है कि मैं 90 क्लासेस आपको डिलीवर करूंगा, अपनी मर्जी के हिसाब से थोड़ा लेट करूंगा ताकि मैं आपको रिवीजन का टाइम दे पाऊं, वो बच्चा बहुत सही से सीरीज को कंप्लीट कर रहा होगा। उसकी ये स्थिति होगी। और जिसने सीरियसली नहीं लिया होगा मेरी बातों को, वो हो सकता है 400 शब्द के बाद छोड़ के चला गया हो प्लेलिस्ट, या 500 शब्द याद करके छोड़ के चला गया हो। उसको लगने लगा होगा कि नहीं, यहाँ से सिलेक्शन नहीं होगा, या ये वोकैब पूरा नहीं होगा, या कई सारी दिमाग में बातें चल सकती है। लेकिन ये सीरीज पूरी कंटिन्यू रहेगी, 90 क्लासेस चलेगी। मैं बीच बीच में आपको समय देता हूँ रिवीजन के लिए। जब क्लास नहीं लेता हूँ, मैं मान के चलता हूँ पूरे दिन सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक आप रिवीजन करोगे, क्योंकि ये वोकैब याद करना इतना आसान नहीं है। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा आप बेहतर होते जाओगे। तो जो बच्चा लगातार ये सीरीज देख रहा है, उस सभी बच्चों को ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो रिवीजन वाली टंकी लगा, वापस टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी की तरफ वापस लेके जाओ। जो ये आपका छोटा सा दिमाग में छेद है, छेद से जो शब्द निकल रहे हैं, वापस रिवाइज करो, वापस रीफिल कर लो। जो है ये करना बहुत जरूरी है। तो चलो आज के दिन 101 शब्द जो है और कवर करते हैं। अभी सुबह सुबह जो है नहा के आया हूं मैं और तरोताजगी महसूस हो रही है। आज के दिन का हमारा सबसे पहला वन वर्ड है जो है, ये सब प्रीवियस ईयर के हैं यार, सब प्रीवियस ईयर के वन वर्ड है। स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। स्पीकर्स को बोलने का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे कई बार देखा होगा कि अलग अलग जगह पे स्पीचेस चलते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑडिटोरियम होता है तो ऑडिटोरियम में एक बंदा ऐसे खड़े होकर स्पीच देता है, उसके आगे इस तरीके का जो है एक वो बना रहता है, वुडन का स्ट्रक्चर बना रहता है। तो उस पर कभी कोई लैपटॉप रखता है, उस पर कभी और एक माइक लगा रहता है जिसपे वो बोलता है। सामने एक ऐसे वुडन का स्ट्रक्चर होता है, उसको पोडियम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको पोडियम बोलते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस तरीके का। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे सामने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर लगा रहता है, जिसके अंदर यहाँ कॉपी किताबें होती है, एक माइक ऐसे लगा रहता है जिसमें बोलते हैं, और दर्शक घर में ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। तो यहाँ से बोलता है। तो ये जो वुडन स्ट्रक्चर आगे लगा रहता है इसको बोलते हैं पोडियम। इसको बोलते हैं पोडियम। हमने भी जब शुरुआती दौर में पढ़ाना स्टार्ट किया था माई पाठशाला पे, तो हमने एक पोडियम बनवाया था ताकि हम चीटिंग कर सके। क्योंकि जब पहली बार सिलेक्शन के बाद जब पढ़ाना होता था तो चीजें नहीं आती थी ना उतनी, मतलब देखना पड़ता था। बीच बीच में को पढ़ाते वक्त भूल गए, सेंटेंस रट के आए हुए हैं। और क्योंकि जब तक आप प्रोफेशनल टीचर ना हो जाओ 6-7 साल के, तब तक ऐसा नहीं होता है। और प्रोफेशनल टीचर्स भी अपना वो देखते हो ना, पोडियम पे रखने के लिए ले आते हैं अपना कॉपी और नोट्स, क्योंकि वो भी बोलते हैं। भूलता सब है यार, ठीक है ना। ऐसा नहीं टीचर को हर कुछ सब कुछ याद होता है। टीचर आपको पढ़ाने आने से पहले पहले पढ़ के आता है, क्योंकि आपके एग्जाम में फिक्स चीजें आती है। अब अगला शब्द है कैटाकॉम्ब, ठीक है ना। तो अंडरग्राउंड पे एक प्लेस होती है जो तहखाने की तरह होती है, लेकिन ये एक स्पेशल कैटाकॉम्ब एक स्पेशल तरीके का तहखाना होता है। कैटाकॉम्ब क्या होता है? एक स्पेशल तरीके का तहखाना होता है
तहखाना होता है और इस तहखाने के अंदर कब्र रखे जाते हैं, तो एक तरीके का ये कैटाकॉम्ब अंडरग्राउंड कब्रिस्तान है। क्या है? अंडरग्राउंड कब्रिस्तान है कैटाकॉम्ब। ये मिस्र में पाई जाती है, ठीक है ना, मिस्र में पाई जाती है कैटाकॉम्ब्स। तो मतलब ग्राउंड के अंदर पूरा तहखाना बनाया जाता है, उसी के अंदर जो है बरियल्स रखे जाते हैं, मतलब मृत लोग वहीं पे जो है रखे जाते हैं, ममीज रखे जाते हैं ना, तो मिस्र में पाए जाते हैं। तो एन अंडरग्राउंड प्लेस वेयर पीपुल आर बरीड, जहाँ पे जलाए जाते हैं, जहाँ पे दफनाए जाते हैं, वो क्या कहा जाता है? ये कैटाकॉम्ब होता है। कई बार इसके लिए एक और स्टेटमेंट आता है, ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटर रिलेटेड थिंग्स। कई बार इसके लिए एक स्टेटमेंट और भी आता है। ये मतलब क्या होता है? एक दूसरे से जुड़े कई सारे अंदर तहखाने बने होते हैं। तो कैटाकॉम्ब को याद रखिएगा कि ये क्या होता है? ये अंडरग्राउंड कब्रिस्तान होता है, ठीक है ना। एन अंडरग्राउंड सिमेट्री बोल सकते हो। और जैसे मान लो इसका कैटाकॉम्ब का आपको सिनोनिम बोल दिया जाए तो क्या? सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान होता है, ठीक है ना। चलो अगला है, एक शब्द है इंसेंटिव। ये इंसेंटिव का हिंदी मतलब सब लोग प्रलोभन जानते हो, ठीक है ना। और मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन, किसी एक्शन के को करने के लिए कोई मोटिव मिलना, ठीक है, उसको बोले। या इंसाइट करना, इंसाइट मतलब उकसाना होता है, किसी को उकसाना होता है, एराउज करना होता है। तो कुछ एक ऐसी चीज जो है वो क्या कहते हैं, जो किसी आदमी को दो, ठीक है, और उसको बोलो कि भैया ये काम कर दो। तो कोई चीज जब किसी को दिया जाता है और प्रलोभन एक तरीके का दिया जाता है कि भाई ये काम कर दो, तो उसको अंग्रेजी में इंसेंटिव बोलते हैं और हिंदी में प्रलोभन बोलते हैं। प्रलोभन जैसे हिंदी में कहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई काम करवाना है तो लालच दे रहा है, ठीक है ना। तो इंसेंटिव एक तरीके का जो है रिवार्ड हो सकता है, एक तरीके का लालच हो सकता है, जो किसी सामने वाले बंदे को काम करने के लिए एराउज करता है, इंसाइट करता है, ठीक है ना। अगला है, एक होता है विवश करना, एक होता है विवश करना, मतलब आप उसे मजबूर कर रहे हो। एक होता है उसको उत्साहित करना। तो जो इंसेंटिव होता है वो लोगों को काम करने के लिए उत्साहित करता है, प्रलोभन देता है एक तरीके से। ए शॉर्ट ट्रिप और एक्सक्यूर्जन, एक्सक्यूर्जन का मतलब ये भी कई बार आया है, इसका मतलब होता है सैर सपाट, सैर सपाट। सुबह टहलते हो ना, अगर शॉर्ट ट्रिप ले रहे हो या सैर सपाट कर रहे हो तो उसको उसको क्या बोलते हैं? जाउंट बोलते हैं। इसके लिए एक और शब्द आता है जाउंट, जिसका मतलब होता है मनोरंजन यात्रा। मतलब आप, एक तो हो गया कि आप व्यायाम करने के लिए टहल रहे हो, एक हो गया कि आप यूं ही शाम को निकल गए, थोड़ी देर के लिए टहल के वापस आ गए जो है मनोरंजन के लिए। उसको जस्ट शाम को होते हैं नहीं कि चलो एक चाय की चुस्की पे चाय पी के आते हैं। तो जाउंट का मतलब वही हो गया कि आप एक मनोरंजन यात्रा के लिए निकल रहे हो और वो सफर आपका छोटे ही, ऐसा नहीं पता चला कि आप निकल गए और फिर निकल ही गए, ऐसा नहीं है। अगला शब्द है ऑफ द स्काई या हेवन, जो आकाश में या बोलते हैं ना स्वर्ग में पाए जाते हैं। तो जो आसमान में टहलने वाली जो बॉडी जो होती है उसको सेलेस्टियल बोलते हैं या आकाशीय बोलते हैं। साइको एनालिसिस, ठीक है ना, या पर्जिंग। पर्जिंग का मतलब शुद्धिकरण होता है, पर्ज करना होता है, शुद्ध करना होता है, ठीक है ना। तो साइको एनालिसिस करना या पर्जिंग ऑफ इमोशनल टेंशन, जो इमोशनल टेंशन होता है उसकी पर्जिंग करना, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? उसके लिए कैथारिसिस शब्द इस्तेमाल होता है। कैथारिसिस शब्द याद है, इसको स्टार मार्क भी लगा लेना, याद करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, 2-4 बार रिवीजन करना पड़े। कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो मानसिक तनाव है उसको अगर हम पर्ज कर रहे हैं, उसका अगर शुद्धिकरण कर रहे हैं जो है, तो हिंदी में मतलब बोलेंगे भावनात्मक तनाव का शुद्धिकरण, पर्जीकरण जो है इमोशनल टेंशन का, अंग्रेजी में कैथारिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। कैथारिसिस, CATHARSIS, कैथारिसिस, ठीक है ना। झरने को अंग्रेजी में कैस्काड भी बोलते हैं, CASCAD, कास्काड, झरने को बोलते हैं, ठीक है ना। ए स्मॉल वाटरफॉल, छोटा जो वाटरफॉल होता है, हिंदी में झरना बोलते हैं, अंग्रेजी में कास्काड बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो है अगला जो वन वर्ड है वो दिया हुआ है कैवलियर। इसका मतलब होता है जो है इन्फेंट्री, जो है शब्द बताया गया था आपको ना, पैदल सेना, कैवलियर घुड़सवार सेना, ठीक है ना। तो घुड़सवार जो होता है उसको कैवलियर बोलते हैं। एक ए कोर्टली जेंटलमैन स्पेशली वन एक्टिंग एज ए लेडीज स्कॉर्ट, ठीक है ना। एक कोर्टली जेंटलमैन, एक आदमी स्पेशली वन एक्टिंग एज ए लेडीज स्कॉर्ट, मतलब कोई महिला जा रही है और उसके स्कॉट के लिए, उसके सपोर्ट के लिए कोई घोड़े पे जा रहा हो तो उसको घुड़सवार बोलते हैं, कैवलियर बोलते हैं। कैवलियर का मतलब ये होता है घुड़सवार यार। इसके लिए स्टेटमेंट भी ये याद कर लो, कई बार ये भी आ जाएगा कि ये कोर्टली का मतलब होता है कि जो वो क्या कहते हैं कि बहुत विनम्र हो, कोर्टियस बोलते हैं ना, बहुत विनम्र होता है। तो एक कोर्टली जेंटलमैन, ठीक है ना, जो किसी को अटेंड करता हो, स्पेशली वन एक्टिंग एज ए लेडीज स्कॉट,
मतलब ये वैसे आदमी की बात कर रहे हैं जो किसी लेडी के स्कॉट की तरह काम कर रहा है। स्कॉट मतलब उसको सपोर्ट करने समर्थन के लिए है, जो है उसके रख रखाव देखने के लिए है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कैवलियर बोलते हैं और हिंदी में घुड़सवार बोलते हैं। हम लोग जब नाउन पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने पैदल सेना और घुड़सवार सेना के विषय में पढ़ा था, नहीं, ठीक है ना। अगला है एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स वर्थ। किसी चीज के रियल वर्थ को एस्टिमेट करने को क्या बोलते हैं, अप्रेज करना, अप्रेजल करना। अब जैसे ये सब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, ठीक है ना, प्रोफेशनल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो हमारे इधर बहुत सारे टीम मेंबर्स काम करते हैं और मान लो 10 बंदे हैं हमारे पास, 10 बंदे साल भर पूरे काम कर रहे हैं और साल भर काम करने के बाद जब एंड हो जाता है तो चार के चारों बंदे हैं, अब मान लो सब सेम सैलरी पे है, 30,000 पे, 30,000 पे, 30,000 पे, या कोई 1 लाख पे, कोई 1 लाख पे, कोई 1 लाख पे, ठीक है। अब साल का जैसे ही अंत हो गया सब आ गए बोले भैया कि मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो जब आप इसका एस्टिमेशन करते हो, मतलब एक बंदे ने कैसा पूरे साल भर में परफॉर्म किया वो आंकड़े मंगवा के चेक करते हो, फिर दूसरे के आंकड़े, फिर तीसरे के, फिर चौथे के आंकड़े मंगवा के चेक करते हो। जो तो सब आंकड़े मंगा के चेक करते हो ना, तो ये जो प्रोसेस होता है आंकड़े मंगा के चेक करना और चेक करने के बाद डिसीजन लेना, तो उसको बोलते हैं अप्रेजल। तो हमेशा जब भी देखोगे आप, आपका कोई दोस्त होगा, फ्रेंड होगा जो इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा, तो साल के एंड में बोलेगा अप्रेजल होने वाला है। मतलब कैलकुलेशन होता है कि उसका एक्चुअल रियल वर्थ उतना है, उसकी सैलरी बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। समझ में आई बात? तो अप्रेजल का मतलब होता है कि वर्थ एस्टिमेट करना कि अप्रेजल के लायक है कि नहीं, इतना वर्थफुल है कि उसकी और सैलरी बढ़ाई जाए कि नहीं बढ़ाई जाए। तो जो एस्टिमेशन होता है ना कि किसी चीज की कीमत पहचानने का आंकना, उसका क्या है, वो अप्रेजल है। इसका मतलब होता है मूल्य निर्धारण करना, मतलब उसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर ये नापा जाता है कि अब वो इस कीमत का आदमी हो गया है कि नहीं हो गया है, ठीक है। अगला है कॉडिसिल। कॉडिसिल का मतलब होता है, जिसके हिंदी पढ़ोगे ना तो बड़ा खराब से लगेगा, उपदिशा, उपदिशा। कोडिसिल का मतलब होता है, मान लो एक विल लिखा है आपने, ठीक है ना, और उसके लिए एक आपने सप्लीमेंट्री विल बना रखा है, एक विल बनाया आपने, एक सप्लीमेंट्री विल बना रखा है। तो जो सप्लीमेंट्री विल बनता है ना उसको बोलते हैं कोडिसिल। तो ए सप्लीमेंट्री टू ए विल, मतलब आपने कोई विल लिखा, ठीक है ना, और उसका एक आपने सप्लीमेंट्री बना लिया, तो जो सप्लीमेंट्री होता है उसको कोडिसिल बोलते हैं। ये ऐसे ही ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, इसको किसी हिंदी मीनिंग से समझाना भी बहुत मुश्किल है और खुद में समझना बहुत मुश्किल काम है। अगला है ए मोन्यूमेंट। ए मोन्यूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स किल्ड इन वॉर हु आर बरीड समवेयर एल्स। इसको कैनोटैप बोलते हैं, स्मारक। हिंदी में बोलते हो ना कि विजय स्मारक बना है, स्मारक बना है। तो अगर हम क्या काम कर रहे हैं कि हमें कोई मोन्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है ना, किसी सोल्जर्स के मेमोरी में, ठीक है ना, किल्ड इन वॉर हु आर बरीड समवेयर एल्स, ठीक है ना। ए मोन्यूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स किल्ड इन वॉर हु आर बरीड समवेयर एल्स। मोन्यूमेंट कहीं बना रहे हो, और एक तो होता है कि जहां पे उसको दफनाए हो उसी पे आप मोन्यूमेंट बना दो। एक तो ऐसा हो गया है कि मतलब बरी कहीं पे किया है, मोन्यूमेंट कहीं और बना रहे हो, लेकिन वो जो बंदा है वो वॉर सोल्जर्स है, उसकी डेथ हुई है, तो वो जो मोन्यूमेंट बनाते हैं उसको कैनोट टैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनोट ऑफ स्मारक। और सिमेट्री, जैसा कि अभी कैटाकॉम पढ़ रहे थे, तो कैटाकॉम होता क्या है कि कब्रों का तहखाना होता है, और सिमेट्री जो होती है वो कब्रिस्तान होती है। तो ए प्लेस एन एरिया ऑफ लैंड यूज्ड फॉर बरिंग डेड पीपल, स्पेशली वन दैट इज नॉट बिसाइड ए चर्च, जो कि चर्च के बिसाइड में नहीं होता है, उसको सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे आप लोगों को दफनाते हो उसको सिमेट्री बोलते हैं, लेकिन वो चर्च के बिसाइड में ना हो, ठीक है ना। ए कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। एक कलेक्शन ऑफ स्लेव को क्या बोलते हैं? स्लेव मतलब दास होता है ना, स्लेव मतलब दास। दासों के जो है कलेक्शन को क्या बोलते हैं? कॉफिल बोलते हैं, COFFL, कॉफिल बोलते हैं, जो है गुलामों का काफिला। ये मेरी डिक्शनरी में अभी तक नहीं है, ये मतलब आज पहली बार ही मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरे से खुद ही मिस हुआ है अपने एग्जाम के समय में कॉफिल, लेकिन मेरे एग्जाम से पहले ये कॉफिल आया हुआ है, मतलब 2016-2015 का पेपर दिया था उसके पहले आया हुआ है कॉफिल। तो गुलामों का काफिला बोलते हैं इसको, कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। जब मैं ये स्लेव की बात मतलब कभी भी मुझे ये स्लेव शब्द मिलता है तो मेरे को एक सीरीज मैंने देखी थी नेटफ्लिक्स पे, स्पार्टाकस। वो एक्चुअली क्या है कि वो दासों का स्ट्रगल दिया गया है, स्लेव्स का जो है स्ट्रगल दिखाया गया है कि स्लेव के ऊपर कितना अत्याचार होता है, और जब वो बगावत करते हैं तो उसका आउटकम क्या होता है। तो रोमन अंपायर के खिलाफ जितने भी स्लेव्स थे वहां के, उन्होंने जो है बगावत कर दी थी। तो वो स्टोरी पे बेस्ड है जो है स्पार्टाकस। बहुत ही धांसू स्टोरी है। अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो, पैनिक हो, और ऐसा लग रहा हो कि जिंदगी में कुछ आपसे नहीं हो पा रहा है,
तो अगर आप मोटिवेशन के लिए कुछ देखना चाहते हो तो जस्ट वॉच स्पार्टाकस ऑन नेटफ्लिक्स, ठीक है ना। बहुत लाजवाब सीरीज है, बहुत 4 सीजन है, ठीक है ना। लेकिन फैमिली के साथ मत देखना, क्योंकि जो यूएस की सीरीज होती है वो फैमिली के साथ नहीं देखने लायक होती है, क्योंकि दे यूज जो है वो क्या कहते हैं, उस टाइम पे जिस तरीके की घटनाएं होती थी, ठीक है, जैसे न्यूडिटी तो उसमें बहुत है, बहुत ज़्यादा न्यूड है वो। मतलब आप पोन देख लो वर्सेस स्पार्टाकस देख लो, बात बराबर है, लेकिन आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हो जो है पोन वर्सेस स्पार्टाकस का, क्योंकि वो हिस्टोरिकल सीरीज है। तो उस वक्त हिस्ट्री में जिस तरीके का कल्चर था, उस कल्चर पे जो है पूरी तरीके से फिल्माया गया है। अगर उस टाइम पे अगर कोई न्यूड रहता था, कोई कैरेक्टर न्यूड था, तो उस कैरेक्टर को उसी तरीके से न्यूड प्ले कराया गया है जो है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई देखेगा तो फैमिली के साथ मत देख लीजिएगा। रिलिंक्विश पोजीशन और कंट्रोल ओवर जो है, ठीक है ना। रिलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना, त्यागना। आप त्याग रहे हो, ठीक है। रिलिंक्विश पोजीशन, कोई अपना जो पोजीशन है या त्याग रहे हो या कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है ना। त्याग के किसी और को सैप कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, सीड। सीड का मतलब सौंपना होता है। कोई चीज अपना आपके पोजीशन में है, उसको अगर सीड कर रहे हो तो आप सौंप रहे हो किसी और को, ठीक है ना। अगला है वॉलंटियर। वॉलंटियर वो होते हैं जो स्वयं सेवक होते हैं। वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज ऑफ हिज ओन फ्री विल इज नोन एज वॉलंटियर। ए पर्सन रिलिंक्विश मतलब एक बार, यार इसका कंफर्म करना, मीनिंग में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जो मेरे को याद है इसका मतलब है त्यागना होता है, ठीक है ना। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना रिलिंक्विश का मतलब त्यागना ही होता है या सौंपना होता है, ठीक है ना। अपना कोई पोजीशन जो है, या कंट्रोल ओवर का मतलब वो हो गया कि अपना कंट्रोल किसी और को सौंप कर रहे हो, तो सीट का मतलब हो गया। और रिलिंक्विश पोजीशन का मतलब जरा इसका एक बार मुझे कमेंट में बताना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जो मुझे याद है इसका मतलब है त्यागना है, ठीक है ना। एक बार मैं क्लास के बाद इसे चेक कर लूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मेरे को चेक करके कोई लोग। वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज ऑफ हिज ओन फ्री विल, जो अपनी सर्विस अपने मर्जी से फ्री जो है देता है, उसको क्या बोलते हैं, वॉलंटियर बोलते हैं। तो ज़्यादातर देखोगे आप जो है, पहले आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो वो वॉलंटियर जो है बुलाया करते थे। वॉलंटियर का मतलब है कि उनको पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, अपनी मर्जी से पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करे, भले उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी जो है एक्साइज स्कैम में फंस जाए, ठीक है ना। और लेकिन उस वक्त तो करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था यार, बहुत पार्टिसिपेट किया था। एक समय तो ऐसा था कि मैं खूब देखता था, इतना देखता था कि दिल्ली की गवर्नमेंट बनी, मैं बिल्कुल फॉलो ही करता, सुबह से शाम तक टीवी पकड़ के बैठा रहता था। क्योंकि पहली बार ऐसा लगा था अन्ना आगे आंदोलन के बाद कि यार कुछ तो अच्छा हो रहा है देश में, चलो कुछ पार्टिसिपेट करते हैं। चलो अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है ना। ए पर्सन हु रिपेयर्स ब्रोकन विंडो ग्लास, जो विंडो ग्लास को रिपेयर करता है उसको ग्लेजियर बोलते हैं। कांच का काम करने वाले बंदे को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ग्लेजियर बोलते हैं, ठीक है ना। एक अगला शब्द है सेलार। सेलार का मतलब होता है तहखाना, ठीक है ना। एन अंडरग्राउंड रूम ऑफन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, वाइन या साल्ट या कुछ अगर आप स्टोर कर रहे हो। हर घर में लगभग तहखाना होता है। मेरे ननिहाल में तहखाना था। हमारे ननिहाल में जैसे मान लो हम शहर में आ गए हैं, गांव वाले जो लोग शहर में आते हैं तो एक छोटे से कुनबे में रहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ, मेरा खुद का घर यहाँ पे मतलब जितने लोग रहते हैं घर तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मतलब इसमें 50 टाइम्स लोग और मेरे घर में रह सकते हैं, इतना बड़ा घर है जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूं इस घर का वर्सेज अपने ननिहाल में जहाँ पे अपन रहते थे, तो पता चला कि जो हमारे घर के बाहर जो द्वार होता है ना, ऐसे 20 घर उस द्वार में जो है बन जाए। क्योंकि गांव में जमीनें तो बहुत है सभी के पास, ननिहाल में। तो वहां जो हमारा दलान बोला करता था, दलान में एक तहखाना हुआ करता था। तो बात ये हो रही कि उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको सेलार बोलते हैं, जहाँ पे आप वाइन सॉल्ट टीसी स्टोर करते हो। तो मेरी नानी भी जो है अपने गाँव में एक शब्द आता है, जैसे जो गन्ना होता है, गन्ने को जब पेरते हो तो रेड रेड करके उसका फॉर्मेशन होता है, जो बाद में गुड़ में कन्वर्ट होता है। तो गुड़ जो होता है वो सॉलिड हो जाता है, ठीक है ना। या गांव में इसको भेली बोलते हैं, अगर कोई लोग जानते होंगे, गुड़ या भेली बोलते हैं। शहर में गुड़ इस्तेमाल करते हैं, पर ज्यादा अगर आप यूपी उत्तरांचल साइड चले जाओ, बिहार साइड चले जाओ, तो उसको भेली भी बोलते हैं। और गुड़ या भेली ये आपका सॉलिड फॉर्म होता है। इससे पहले एक और फॉर्म आता है जिसका टर्म जो यूज किया जाता है गांव में, मतलब जौनपुर साइड में ऐसे बोला जाता है, चोटा या खाड़, ये बोला जाता है। मतलब ये लिक्विड होता है। जब आप गन्ने का रस निकालते हो, रस को आग में जब जलाते हो तो उस रस से पहले चोटा या खाड़ या वो लिक्विड बनता है, देन उसके बाद फाइनल सॉलिडिफाई करके उसका गुड़ बनाते हैं, ठीक है ना। या भेली बनाते हैं, जिसको जो टर्म में कह दो। तो बचपन में अपन बहुत गरीब हुआ करते थे उस समय, ये हमारे लिए गुड़ या वो क्या कहते हैं कि भेली खाना
वो मतलब ऐसा था कि उतना मन नहीं होता था, पर ये मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो नानी लेके आती तो चुरा के नीचे जो है तहखाने में रखती थी, सेलार में रखती थी। समझ में आया? तो सेलार का मतलब क्या है? तहखाना। ए स्मॉल लॉन्ग थिन एनिमल विथ मेनी लेग्स। अब क्या बोल रहा है देखो, एक छोटा लॉन्ग थिन एनिमल विथ मेनी लेग्स। अब तो सीधे बोल देते ना कि बहुत सारे पैर वाला, तो सेंटीपेड, ठीक है ना। 40 पदा बोलते हैं सेंटीपेड को। अब इसके लिए स्टेटमेंट क्या है? स्मॉल लॉन्ग थिन एनिमल विथ मेनी लेग्स। आपने वो देखा है खनखुजुरा? खनखुजुरा देखा है ना? यूं आता है, उसके कितने पैर होते हैं? ऐसे करके आता है, उसके पैर दोनों साइड निकले होते हैं। ये सेंटीपीड होते हैं, 40 पदा सेंटीपीड, ठीक है ना। ये खनखुजुरा इसी प्रजाति में आता है। उसके बाद होता है सेलिबेसी। सेलिबेसी एक स्टेट है जब हम अनमैरिड होते हैं, अविवाहित जीवन को सेलिबेसी बोलते हैं, उस अवस्था को अंग्रेजी में सेलिबेसी बोलते हैं, ठीक है ना। और हिंदी में अगर बोले तो रड़ुआ बोलते हैं। सेलिबेसी को हिंदी में रड़ुआ बोलते हैं। ये गांव में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता है, लेकिन गांव में रड़ुआ बोलते हैं। अगर आप यूपी में, बिहार में इधर चले जाओ तो इसको रड़ुआ बोलते हैं। और एक तरीके से जब ये इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मैन के लिए, मुस्लिम मेल के लिए रड़ुआ रड़ुआ शब्द इस्तेमाल किया जाता है गांव देहातों में, तो ये मतलब वैसा बहुत हार्श होता है उनके लिए। जब किसी की शादी नहीं हो पाती है या कोई शादी नहीं कहता तो लोग कहते हैं अबे रड़ुआ रह बेका। तो ये गांव में बहुत प्रचलित है जो है, ठीक है ना। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड। द 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट इज नोन एंड सेंटेनियल। ये शायद इससे पहले भी कर चुके हैं कि 100 साल का डिस्कशन करते हैं तो सेंटेनियल होता है, उसको ये बोलते हैं। तो ये रहे आपके वन वर्ड। और वन वर्ड यार देखो बहुत आसानी से याद भी हो जाते हैं, मतलब 3 4 5 रीडिंग लगाओगे तो आपको याद हो जाते हैं। थोड़ा लिख लिख के, थोड़ा रीड करके, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो इडियम्स देखें, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि सर बोर कर रहे हो, जब इतने सारे शब्द पढ़ रहे हो तो जो सिस्टम बता रहा हूँ उसी सिस्टम के साथ जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन शब्दों को पढ़ाते हुए मैं आपको बोर ना करूँ, लेकिन 100 शब्द सीखने, आपके पास 40-45 मिनट का लेक्चर का समय है, तो थोड़ा बोर तो करूंगा जो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बोर नहीं करूंगा। एट 6 एंड 7, छठवीं और सातवीं में, मतलब सिक्सेस, छक्के मार रहे हो, सत्ते मार रहे हो, इसका मतलब है कि परेशानी में हो, नहीं डिसऑर्डर में हो। हिंदी बड़ा अजीब सा लगा है, डिसऑर्डर में हो या कंफ्यूजन में हो, मतलब वही की बात है। सी कुड सी ही वॉज एट 6 एंड 7। वैसे 6 एंड 7 डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होता है और परेशानी के लिए भी यहाँ मैं देख रहा हूँ है, लेकिन अपन ने जो पढ़ा हुआ है वो 6 एंड 7 का मतलब हो गया कि बहुत डिसऑर्डर में है, ठीक है, और बहुत कंफ्यूजन में है। तो दोनों बातें याद रख लो कि अगर 6 एंड 7 में तो डिसऑर्डर में है, मैन अगर डिसऑर्डर में होगा तो मतलब वो टेंशन में होगा, ठीक है ना। तो एट 6 एंड 7 का मतलब होता है डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। सी कुड सी ही वॉज एट 6 एंड 7, वो साफ साफ दे सकती है कि जो है वो सामने वाला बंदा भाई 6 एंड 7 में मतलब डिसऑर्डर में है, कंफ्यूजन में है। अगला है लॉस एड। लॉस एड का मतलब है अगर शरीक हो गए तो मतलब होश खो देना। टू लूज कंट्रोल एंड नॉट एक्ट इन काम वे, पैनिक होना। मतलब अब अगर लूज हेड कर रहा है इसका मतलब है कि बददिमागी से बात करना चालू कर दिया, कंट्रोल खो गए हो। ही वार्न द पार्टी नॉट टू लूज इट्स हेड, सेइंग दैट इट वाज नॉट ए टाइम फॉर पैनिक। मतलब उसने किसी पार्टी को इन्फॉर्म किया कि भाई देखो अपना हेड लूज मत करो, पैनिक वाली कोई बात नहीं, आराम से काम करते, आराम से बात करते, पता चला मारपीट कर लो, ठीक है। तो लूज हेड का मतलब होता है कंट्रोल खेना। टेक टू टास्क का मतलब होता है जब किसी को टेस्ट टू टास्क करते हो, टेक टू टास्क करते हो मतलब उसको काम पे लगाते हो, मतलब डांटते हो। टेक टू टास्क का मतलब किसी को काम पे लगाना, मतलब फटकार रहे हो, रेप्रिमेंड कर रहे हो। रेप्रिमेंड का मतलब डांटना है, फटकारना है, तो टेक टू टास्क के लिए आता है। टू क्रिटिसाइज सिवियरली, टू पनिश, किसी को रेप्रिमेंड कर रहे हो, डांट रहे हो, फटकार रहे हो, ठीक है। तो ही वॉज टेकन टू टास्क फॉर नॉट रिपोर्टिंग द प्रॉब्लम अर्लियर। वो टेकन टू टास्क लिया गया, मतलब उसे बहुत डांटा फटकारा गया क्योंकि उसने प्रॉब्लम को शुरुआती दौर में जो है रिपोर्ट नहीं किया। अगला है सिट इन जजमेंट। अगर आप जजमेंट में बैठे हो इसका मतलब आप निर्णय दे रहे हो, तो निर्णय देना सिट इन जजमेंट, टू पास जजमेंट, ठीक है ना। स्पेशली व्हेन यू हैव नो अथॉरिटी। सिट इन जजमेंट होने का मतलब है कि आप जजमेंट दे रहे हो, भले आप अथॉरिटी में हो या ना हो, लेकिन ये इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप अथॉरिटी में ना हो लेकिन उस सीट पे, कुर्सी पे बैठ जाओ, ठीक है ना। तो सिट इन जजमेंट का मतलब ये हुआ कि आप अथॉरिटी में ना हो पर वो जज करने वाली पोजीशन पे बैठ जाओ। व्हाट राइट हैव यू टू सिट इन जजमेंट ऑफ मी, मतलब तुम्हारे पास कौन सा अधिकार है कि तुम मतलब जजमेंट की स्थिति में मेरे विषय में पहुंच गए हो। यू हैव नो राइट्स टू जज मी। ट्रोजन हॉर्स, ये इस नाम से बहुत वो आता है कि भैया वायरस आ गया, ट्रोजन हॉर्स आ गया, वायरस आ गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया है, ठीक है ना। अपने ही दल पर हमला करने वाला इज नोन एज ट्रोजन हॉर्स, ठीक है ना। समवन और समथिंग दैट अटैक्स द ग्रुप दैट ही बिलोंग्स टू।
अच्छा, ट्रोजन हॉर्स वायरस के उस ग्रुप को बनाया गया है जो अपने ही ग्रुप को निपटाए पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई द ट्रोजन हॉर्स फाइल ऑन योर हार्ड डिस्क, मतलब अपने हार्ड डिस्क में ट्रोजन हॉर्स को ढूंढो, मतलब वो चीज देखो जो तुम्हारा खुद का ही सिस्टम किल किया जा रहा है, क्या क्रिएट हो गया है जो है। तो ट्रोजन हॉर्स का मतलब एक ऐसी चीज जो अपने खुद के सिस्टम को ही किल किए जाए, अपने ग्रुप को ही किल किए जाए। ये ट्रोजन हॉर्स बहुत कॉमन है जो यूज होता रहता है आपके टेक इंडस्ट्री में, स्पेशली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। कैरी ओवर स्पिल्ट, सॉरी, क्राई ओवर स्प्लिट मेक। देखो, क्राई ओवर का मतलब होता है, अब मान लो दूध फैल गया, स्प्लिट हो गया, स्प्लिट हो गया, स्पेलिंग। अब जैसे मान लो मिल्क गिर गया, क्या हो गया, मिल्क गिर गया। अब उस पे अगर आप जो है रो रहे हो तो इसका तो मतलब ये हो गया कि भाई अब तो वो वापस उसमें आ नहीं जाएगा, अब उस पे आ तो जाएगा नहीं वापस, जो है गिर गया तो गिर गया, तो व्यर्थ का जो है मतलब रो रहे हो ना। तो आई थिंक पीपल हु आर हैप्पी डू नॉट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ठीक है ना। तो अगर भाई मिल्क गिर गया है तो उस पे जो है ग्रोनस क्या फायदा, तो मतलब ऐसे चीज पे रोकना, ऐसे चीज पे पछताना जिसका कोई फायदा नहीं है, मतलब अब कोई फायदा नहीं, पहले प्रिकॉशन बरतना चाहिए था, ठीक है ना। अगला है रफल ए फ्यू फीदर्स, कुछ परिवर्तन करते समय अपने लोगों को अप्रसन्न कर देना। रफल ए फ्यू फीदर्स, रफल कर देना मतलब अपने कुछ लोगों को परेशान कर देना। टू एनॉय समवन, सम पीपल वाइल मेकिंग चेंजेस और इम्प्रूवमेंट, कुछ चीजें आप बदलाव कर रहे हो तो कुछ लोगों को एनॉय कर देना, तो रफल सम फीदर्स हो गया, ठीक है ना। तो टू रफल ए फ्यू फीदर्स का मतलब हो गया टू एनॉय सम पीपल वाइल मेकिंग चेंजेस और इम्प्रूवमेंट। हिज क्रिटिकल रिमार्क्स रफल्ड द फीदर्स ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। अब जो उसका क्रिटिकल रिमार्क था उसने क्या किया, बोर्ड मेंबर्स के कुछ एक बंदे को परेशान कर दिया, ठीक है। अगला है स्पीक स्टेट फ्रॉम द सोल्जर्स, स्पीक स्टेट फ्रॉम द सोल्जर्स, बिना दिखावट के, वेरी डायरेक्ट विदाउट एम्बेलिशमेंट। स्ट्रेट बात करो भैया, हर रिमार्क्स वर स्ट्रेट फ्रॉम द सोल्जर्स, मतलब सीधे सीधे बात आ रही है। आप सोल्जर से भी बात करो, स्ट्रेट बात कर रहे हो, ठीक है ना। ग्रीस पम्प्स का मतलब होता है घूस देना, टू ब्राइब समवन, ये बहुत आपके एग्जाम में आता है, बहुत एग्जाम में आता है, 300-400 दफा पूछा गया होगा अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में। ग्रीस फॉर्म को ग्रीस करना मतलब घूस देना। आई ग्रीज माई ब्रदर्स फॉर्म टू स्टॉप हिम फ्रॉम टेलिंग मॉम दैट आई हैड पार्टी व्हाइल शी वाज अवे, ठीक है ना। मतलब मैंने अपने भाई को क्या किया, उसका जो है ब्राइब दे दिया ताकि जब माँ को बताए ना मेरे विषय में, ठीक है ना, कि जब वो बाहर थी तो मैं पार्टी कर रहा था। अगला है कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक का होगा साम दाम दंड भेद, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी जो है इसको बोलते हैं साम दाम दंड भेद। कैरेट एंड स्टिक का मतलब ये होता है कि आप जो है रिवॉर्ड दे रहे हो और पनिश कर रहे हो, ठीक है ना, रिवॉर्ड दे रहे हो और पनिश कर रहे हो, ये बहुत आसानी से याद भी हो जाता है। द गवर्नमेंट इज प्रोक्लेमिंग ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम। अगला है वर्ड सीरीज। वर्ड सीरीज थोड़ा सा डिफिकल्ट हमेशा से रहता है। अब जैसे डिफर शब्द जो है आ, ये बहुत सरल शब्द है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे और वर्ड्स है जो आपको सीखना पड़ेगा कि डिफर का मतलब क्या हुआ। डिफर का मतलब एडजन करना होता है। जैसे अभी हाल ही में मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो बैजूज से रिलेटेड न्यूज़ था। बैजूज की एनसीएलटी में सुनवाई चल रही है, तो जो कोर्ट ने इस हियरिंग को डिफर्ड कर दिया नेक्स्ट डेट के लिए, नेक्स्ट डेट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ है, जब कोर्ट डिफर्ड करती है तो स्थगित करती है। तो डिफर्ड का मतलब क्या होता है, स्थगित करना, और इसी का मतलब अर्जन करना होता है। आप स्थगित कर रहे हो मतलब डिले कर रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो, पॉज कर रहे हो, स्टे लगा रहे हो, डिटेन कर रहे हो, ठीक है ना, रिटार्ड कर रहे हो। अब सेल्फ शब्द है, ये आपको यहाँ पे नया शब्द मिलेगा, बाकी तो आपने वो हुआ। और प्रोकास्टिनेट जो करना होता है, इसका मतलब रहता है कि सोचना कि करेंगे 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 पर नहीं करना, ठीक है, कि कल कर लेंगे लेकिन करना नहीं, टालते रहना। जब आप प्रोकास्टिनेट करते हो तो आप टालते रहते हो, ठीक है ना। प्रोट्रैक्ट कर रहे हो, रेसेस ले रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, प्रोलॉन्ग है, सस्पेंड कर रहे हो। तो उसमें ये एक शब्द है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये भी शब्द आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये भी बहुत आपके एग्जाम में आता है। प्रोकास्टिनेट करना, इसका मतलब है कि आप डिले करते हो, प्रोकास्टिनेट करते हो। तो
डिलिबरेट का मतलब हो गया जानबूझकर, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब डिलिबरेट मतलब बहुत नॉर्मल सा शब्द है, जानबूझकर, तो कंसिडर कर रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो, कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, वे कर रहे हो, मिजर्ड कर रहे हो, पर्पसफुल कर रहे हो, प्लान्ड है, प्रोजेक्टेड है, इंटेंशनल है। तो इसके ज्यादातर सिनोनिम भी आपको पता होगा, ज्यादातर सिनोनिम्स भी पता ही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये भी पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप ठीक ठाक बच्चे हो तो ये पता रहता है। डिमोस्ट्रेट अगला शब्द है, डिमोस्ट्रेट करना। डिमोस्ट्रेट करना मतलब प्रमाण देकर सिद्ध करना। डिमोस्ट्रेट करना है प्रमाण देकर सिद्ध करना, ठीक है ना। क्लियरली शो द एग्जिस्टेंस और ट्रुथ ऑफ समथिंग, ठीक है ना। तो प्रूफ देना हो गया, शो करना हो गया, डिटरमाइन करना हो गया, स्टेब्लिश करना हो गया। लाइट वापस चली गई। स्टेब्लिश करना है, एग्जिबिट करना, मैनिफेस्ट करना है, इंडिकेट करना जो है, प्रूव करना, शो करना, एविडेंस, एक्सप्रेस, डिस्प्ले, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, सर्टिफाई, वेरीफाई, वैलिडेट करना, कॉर्बोरेट, ये वाला शब्द आता है आपके एग्जाम में। कार्बोरेट का मतलब होता है कंफर्म करना। इसका मतलब होता है कंफर्म करना। कार्बोरेट करने का मतलब होता है कंफर्म करना। डिमोस्ट्रेट कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, प्रमाण दे रहे हो। डेयरिंग का मतलब साहसी होता है। डेयरिंग का मतलब साहसी होता है। डेयरिंग का मतलब साहसी होता है। और एडवेंचरस हो, ऑडासियस हो। ऑडासियस का मतलब डेयरिंग होता है, बोल्ड हो, डैशिंग हो, ठीक है ना। इम्बोल्डेंड हो, गस्टी हो, डेयर डेविल हो, इम्प्रूडेंट हो जो है, डाउंटलेस हो, निडर, इंटरपीड, ये बहुत एग्जाम में आता है। डाउंटलेस, निडर, स्टालवार्ट हो, स्टालवार्ट होना, डाउंटलेस होना, ये सब निडर की निशानी है। मतलब इसी शब्द के लिए इस्तेमाल होता है। आप फियरलेस हो, क्या हो, आप फियरलेस हो। चलो आगे चलते हैं, आगे कुछ शब्दों को और देखते हैं। ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक जो होता है, जो अपनी सुनता है, मतलब वो निरंकुश होता है। तो अगर आप ऑटोक्रेटिक हो तो आप एब्सोल्यूट हो, किसी और की सुन ही नहीं रहे हो, आप खुद ही की सुन रहे हो। डिक्टोरियल हो, जैसे ऑटोक्रेट हो गया, मोदी जी को लेके यही बात हो रही है, वो डिक्टेटर है, डिक्टोरियल है, उनका जो नेचर है। ऑटोक्रेटिक, वो अपनी सुनती, किसी और की सुनती नहीं है। आर्बिट्री है। डिस्पोटिक है। डिस्पोटिक का मतलब निरंकुश होता है, निरंकुश होता है डिस्पोटिक का मतलब, ठीक है ना। मोनोक्रेटिक है, मतलब मोनोक्रेटिक होने का मतलब एक आदमी की चल रही है ना। टायरानिकल है। टायरानिकल मतलब दबाऊ है, मतलब एक ऐसा शासन जिसमें लोगों की नहीं सुनी जाती है। टोटली टारियन शब्द है, ये बहुत आपके उसमें आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा आदमी जिसका ही सब चलता है, टोटल उसी का कंट्रोल है। डोमिनेरिंग हो गया, मतलब आप डोमिनेट कर रहे हो। ऑल माइटी, भगवान के लिए आता है ऑल माइटी, भाई वो अलग ही है, वही निरंकुश है, निराकार है। ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है। तो ऑटोक्रेटिक के सब ये सिनोनिम्स है। समझ में आया। अगला है आपके पास डर्थ। डर्थ की मतलब होती है कमी। जैसे डर्थ की बात करें तो स्कार्सिटी तुरंत दिमाग में आना चाहिए, डिफिशियंसी आना चाहिए, मिगरनेस, मिगर मतलब तुच्छ होता है, इनसफिशियंसी होना चाहिए, शॉर्टेज, लैक, वांट, शॉर्टेज, पावर्टी, शॉर्टेज, डिफिशियंसी, स्कार्सिटी, पाउसिटी। पाउसिटी मतलब गरीबी, स्कार्सिटी मतलब गरीबी, स्पार्सिटी मतलब गरीबी। तो स्कार्सिटी, पाउसिटी, स्पार्सिटी, इन सब का मतलब कमी या गरीबी। अब जैसे डर्थ देखोगे, इसके पहले जब हम स्कार्सिटी शब्द पढ़ रहे थे तो उसके सिनोनिम्स में आया था, अब हम डर्थ पढ़ रहे हैं तो उसके सिनोनिम में स्कार्सिटी आया है। तो ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। मतलब मेरा मानना है 50 दिन के बाद तकरीबन तकरीबन 20 से 30 जो वर्ड सीरीज है ना, वो रिपीट होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। और फिर आपको देखने लगेगा कि आपको सब कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। क्या, सब कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। इसके एंटोनिम को छोड़ देना यार। एंटोनिम जब साथ में पढ़ते हो ना तो बहुत मुश्किल होता है याद करना। ये मैं अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं, इस वजह से मैं इसको बता भी नहीं रहा हूं, ठीक है ना। अगला शब्द है इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव हो तो संवेदनशील हो। क्रास, हार्टलेस, अनकेयरिंग, एलूफ, अनकेयरिंग जो है। ऑब्ट्यूज है, टैक्टलेस है, इम्परसेप्टिव है, अनकंसर्न्ड है, इनडिफरेंट है, साउललेस हो, इनड्यूरेटेड हो, ठीक है ना। तो इनसेंसिटिव संवेदनशील है। अब जैसे इसमें कुछ शब्द है, क्रैश, ठीक है ना, कैलस। कैलस कई बार आपके एग्जाम में आ गया है। कैलस का मतलब होता है कठोर। कैलस का मतलब होता है कठोर या निर्दयी। निर्दयी है तो आप संवेदनहीन हो, संवेदनहीन हो, संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन हो। अनकेयरिंग हो गया, क्या हो गया, अनकेयरिंग। एलूफ मतलब अलग थलग रहने वाला, अलग थलग रहने वाला, किसी से मतलब ना रखने वाला, ठीक है ना। और ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज है कोई चीज तो ऑब्ट्यूज का मतलब कोई ना समझने वाली चीज होती है। ऑब्स्ट्यूज का मतलब होता है दुर्बोध जो है। ऑब्ट्यूज शब्द यहाँ पे कैलस के साथ इसके अपोजिट में ऑब्ट्यूज याद रख लो, ठीक है ना।
और टैक्टलेस, ठीक है, टैक्टलेस, इम्परसेप्टिव, अनकंसर्न्ड हो गया, इंड्यूरेटेड, साउंडलेस। इंड्यूरेटेड शब्द और याद कर लो और बाकी तो सब याद है। इंड्यूरेटेड, तो ये तीन शब्द याद कर लो। इनसेंसिटिव हो मतलब कैलस हो, इनसेंसिटिव मतलब ऑब्ट्यूज हो, इनसेंसिटिव हो मतलब इंड्यूरेटेड हो, इनसेंसिटिव हो मतलब इंड्यूरेटेड हो। अगला है सर्किटुअस, ठीक है ना, लंबा तथा घुमावदार। सर्किटुअस हो गया मतलब हो गया, एक तो एक हुआ सर्किट, ठीक है ना, और सर्किटुअस का मतलब क्या होगा, सर्किटुअस का मतलब हो गया लंबा और घुमावदार, ठीक है ना। लॉन्गर देन द मोस्ट डायरेक्ट वे, राउंड अबाउट मैनर हो गया, ठीक है ना, घुमा घुमा के। तो सर्कुलर, क्रूक्ड, कर्वी, सर्पेंटाइन, सिनुअस, डिवियस, मिंडरिंग, रैम्बलिंग, कॉम्प्लिकेटेड, वाइंडिंग, इनडायरेक्ट, टॉर्टुअस, ऑब्लिक, मेजल लाइक और टेंगल। मेज का मतलब जाल होता है, मेज का मतलब जाल होता है। कौन सा जाल होता है? मेज रनर एक सीरीज आई है, फिर से कहोगे सर बहुत देखते हो। मेज रनर एक सीरीज आई है जिसमें मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हो। मेज का मतलब पजल होना, किसी ऐसा कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आप एक बार घूम जाओ और फिर सेम सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिले, फिर बाहर ही ना निकल पाओ। मतलब एक गली में घूमो वो भी वैसी दिखे, दूसरी गली दिखे। तो जब हम बात करते हो ना सर्किटुअस है, इसका मतलब है लंबा और घुमावदार है, मतलब आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कंफ्यूजिंग है। तो राउंड अबाउट मैनर हो गया, ठीक है ना। सर्कुलर, क्रूक्ड, कर्वी। अब जैसे क्रूक्ड हो गया, क्रूक्ड रास्ते की बात नहीं हो रही है, क्रूक्ड का मतलब होता है किसी आदमी के लिए जो है डिस्कस करते हो, ठीक है ना। कर्वी हो गया, सर्पेंटाइन हो गया, ठीक है ना, और सिनुअस हो गया, डीवियस हो गया, छलाऊ, ठीक है ना। मिंडरिंग हो गया, रैम्बलिंग हो गया। मिंडरिंग और रैम्बलिंग शब्द याद कर सकते हो यहां से, मिंडरिंग और रैम्बलिंग शब्द याद कर सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वाइंडिंग हो गया। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो याद कर सकते हो। टार्टुअस, टॉर्चर करना, उससे बना है टॉर्टुअस शब्द, ठीक है ना, टॉर्चर से बना हुआ है टॉर्टुअस शब्द। कोई चीज डायरेक्ट नहीं है, कोई चीज इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। अगला है शाइन, शाइन मतलब चमकना, ब्लेज होना, सिमर करना, ग्लिम करना, स्पार्कल करना, ब्लेज करना, ग्लिमर, ग्लिंट, सेंटिलिएट करना, स्पार्कल, ट्विंकल, विंकल, ब्राइटन, इल्यूमिनेट, ये सब चमकने से रिलेटेड शब्द है, तो सब याद कर लो। बॉयस्ट्रस का मतलब उद्यमी होता है, मैं तो धूर्त याद रखता हूँ। बॉयस्ट्रस है कोई तो उद्यमी है, धूर्त है। एक उद्यमी वो भी होता है यार, जैसे उद्यमी बोलते हैं उसको, उद्यमी नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा। उद्यमी मतलब जो इंडस्ट्री वाला बंदा होता है उसको उद्यमी बोलते हैं। उद्यम हिंदी में उद्यम बोलते हैं और उद्यम चलाने वाले को उद्यमी बोलते हैं। लेकिन ये जो है ना आपका जो बॉयस्ट्रस है, ये उद्यमी है, मतलब शरारती कोई। क्लैमरस है, लाउड है, राकोस है, राइटस है, अनरूली है, राउडी है। ये राउडी शब्द जो है, साउथ इंडिया वाली मूवी देखी आपने, राउडी राठौड़ वाली, धन चिक्का धक्का धक्का, पता नहीं कैसे यार, वो तो मेरे को याद भी आता है। रैम्बैक्सियस है, रोस्टरस है, राउडी, मतलब ये सारा का सारा शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। नॉइजी, एनर्जेटिक, चीयरफुल, ठीक है ना। तो क्लैमरस हो गया, क्लैमरस का मतलब शोरगुल है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे शब्द आप याद कर लिएगा। वेसिफेरस है, रिक्लेसी ट्रेंट है, ठीक है ना, रंबस्टस है, टर्बुलेंट है। तो सारे के सारे शब्द है। तो बॉयस्टस का मतलब उद्यमी या क्लामरस हो गया, ठीक है ना, शोरगुल करने वाला, ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा पेचीदा। अगला है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। गेट से रिलेटेड सारे के सारे शब्द है। चलो वापस गेट के सारे फ्रेजल वर्ब आप सीख लेते हैं आज। गेट ओवर जब आप करते हो, कहते हैं ना कि मैं इससे गेट ओवर नहीं हो पा रहा हूँ, पार नहीं पा रहा हूँ। फाइनली आई गॉट ओवर द डिफिकल्टीज एंड कोर्ट केसेस। फाइनली मैं गॉट ओवर हो गया, बरी हो गया, मुक्त हो गया। तो जब गेट ओवर होते तो बरी होते हो, ओवरकम करता है, मुक्ति पाते हो। तो गेट ओवर होने का मतलब होता है मुक्ति पाना, मुक्ति पाना। और गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई बैड हैबिट्स, मैं अपने बैड हैबिट से छुटकारा पाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो गेट ओवर होना मतलब पार पाना किसी चीज को, कि किसी चीज से बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हो और उसमें फिर आपको सफलता मिल जाए। और गेट रिड ऑफ किसी से आप छुटकारा पाते हो, डिस्पोज कर रहे हो, किसी चीज को छोड़ दे रहे हो, ठीक है ना। गेट राउंड होता है किसी समय से बचने के लिए रास्ता ढूंढ लेना, टू इवेड और अवॉइड ए प्रॉब्लम। ही विल गेट राउंड योर प्रॉब्लम एज ही हार्डली केयर्स, ठीक है ना। तो टू इवेड बचना किसी प्रॉब्लम से, टू एवेड या टू अवॉइड ए प्रॉब्लम। ही विल गेट
राउंड योर प्रॉब्लम्स एज ही हार्डली केयर्स, वो तुम्हारी प्रॉब्लम से जो है थोड़ा इवेड होके किनारे हो जाएगा, वो तुम्हारा कुछ खास केयर नहीं करता है, ठीक है ना। गेट अराउंड समवन, गेट अराउंड समवन होता है, गेट अराउंड ए प्रॉब्लम होता है, टू परसुएड समवन टू डू व्हाट यू वांट। तो जब गेट अराउंड करते हो किसी आदमी को ना, तो उसको अपने वश में करते हो कि जो आप चाहते हो वो कर ले, किसी को कुछ करने के लिए राजी कर लेना। यू विल हैव टू गेट देम अराउंड टू ज्वाइन योर टीम, तुम्हें जो है उन लोगों को जो है गेट राउंड करना पड़ेगा, मतलब आपकी टेबल पे आ जाए। गेट राउंड किसी पर्सन को कर रहे हो मतलब उसको अपनी साइड में ला रहे हो, अपनी बात मनवा रहे हो। अगला जो शब्द है वो गेट थ्रू होता है, टू फिनिश और असिस्ट इन फिनिशिंग, जो है इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट थ्रू दिस टास्क इन ए वीक। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल गेट थ्रू दिस टास्क, जो है इसको फाइनली फिनिश कर पाओगे, जो है। तो गेट थ्रू का मतलब टू फिनिश करना, किसी चीज को, कोई कार्य पूरा करना या पूरा करने में सहायता करना। तो जब गेट थ्रू कर रहे हो तो आप खुद कोई काम कर रहे हो या किसी को असिस्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। तो ये अगर फ्रेजल वर्ब अगर बात करें तो गेट ओवर और गेट रीड में बहुत माइनर सा फर्क है। गेट ओवर का मतलब कोई काम पे बहुत लंबे समय से लग रहे हो, अब उससे पार पा गए हो। और गेट रीड ऑफ कर रहे हो तो मान लो कोई आपके पास चीज कंटिन्यूअस लगी हो, उससे छुटकारा पा रहे हो। तो गेट रीड ऑफ का मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना, हैबिट हो सकता है, सामान हो सकता है, तो गेट रीड ऑफ समथिंग हो सकता है। इसके बाद अगला है गेट राउंड। तो गेट राउंड होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करते हो। गेट राउंड समवन का मतलब, गेट राउंड किसी प्रॉब्लम होता है, किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढते हो, ठीक है ना। प्रॉब्लम से छुटकारा इसमें भी पाते हो। लेकिन गेट राउंड जब समवन करते हो तो किसी को अपने पाले में करते हो। जब गेट थ्रो करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप खुद किसी काम को सफलतापूर्वक करते हो या किसी को असिस्ट करते हो। मैं फिर से इसे याद दिला देता हूँ, 5 के 5 फ्रेजल वर्ब। जब आप गेट ओवर करते हो तो बहुत लंबे समय से किसी चीज पे काम कर रहे हो और चाह रहे हो सफल हो जाओ। तो जब आप गेट ओवर होते हो मतलब उससे में आप सफल पा लिए, उससे छुटकारा मिल गया आपको। जब गेट रीड ऑफ करते हो तो कोई हैबिट है उसको छोड़ देते हो, कोई चीज है उसको छोड़ देते हो, फिर ठीक है ना। गेट राउंड करते हो प्रॉब्लम से, तो प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की कोशिश करते हो। गेट राउंड जब समवन के पास होते हो तो किसी आदमी को अपने पाले में ले आते हो। जब गेट थ्रो करते हो, जब गेट थ्रो करते हो तो खुद किसी काम को सक्सेसफुली करते हो या किसी और के काम को जो है सफलतापूर्वक असिस्ट करते हो करने के लिए। तो ध्यान रखिए, फिर से याद है, तीसरी बार को रिपीट करा दो, याद हो जाए। सबसे पहला क्या है, गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब है पार पाना, मतलब बहुत लंबे समय से कोई काम चल रहा है, कोर्ट केसेस चल रहे हो, उससे नहीं हो तो गेट ओवर हो रहे हो, इसका मतलब उससे पार पा गए हो। गेट रीड आपका मतलब होता है आप हैबिट से छुटकारा पा रहे हो, या कोई सामान है जो आपके पास हमेशा से है उससे जो है आप छुटकारा पा गए हो, ठीक है ना। उसके बाद गेट राउंड ए प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि आप किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। और गेट राउंड अगर हम बात कर रहे हैं, समवन की बात करें तो किसी को अपने पाले में लेके आ रहे हो। गेट राउंड अगर प्रॉब्लम को कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम छुटकारा पा रहे हो, पर गेट राउंड समवन कर रहे हो तो आप किसी को अपने पाले में लेके आ रहे हो। और गेट थ्रू का मतलब हो रहा है कि आप सक्सेसफुली काम खुद कर रहे हो अपना, या तो किसी दूसरे को असिस्ट कर रहे हो उस प्रॉब्लम से को सक्सेसफुली कंक्लूड करने में। तो आई होप ये फ्रेजल वर्ब्स आपको याद हो गए होंगे। फ्रेजल वर्ब का पार्ट बहुत मुश्किल रहता है और इस पर थोड़ा फोकस देना मेरे लिए जरूरी भी है। अगला है कंडोल। कंडोल अपने साथ, ये फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट है, कंडोल अपने साथ विथ लेता है, ये किसी पर्सन के साथ करते हो। आई कंडोल्ड विथ माई फ्रेंड्स विथ इन डेथ ऑफ हिज फादर। कंडोल का मतलब होता है आप सांत्वना देते हो, ठीक है ना। कंडोलेंस होता है ना, कंडोलेंस आप जाते हो सांत्वना देने जाते हो। तो आई कंडोल विथ माई फ्रेंड इन द डेथ ऑफ हिज फादर, मैंने जो है पिता के जो है उसके डेथ में जो है अपने दोस्त को सांत्वना दिया है। ये अपने साथ प्रीपोजिशन विथ लेता है। डिसपॉइंट जो है अपने साथ ऑफ लेता है, ये जब आप उम्मीदों से निराश होते, डिसपॉइंट होते तो आप ऑफ लगाते हो। इसी तरह डिस्पेयर भी जब उम्मीद के लिए, डिस्पेयर का मतलब निराशा होता है, डिसपॉइंट का मतलब भी, मतलब डिसपॉइंट हो गए, उम्मीद खत्म हो गई आपकी जो सोच रहे थे। डिस्पेयर का मतलब निराशा होता है, निराशा। जब आप होप के साथ लगाते हो निराशा, तो ये ऑफ लेता है और ये भी ऑफ लेता है। डैबल करते हो तो आर्ट में हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, तो डैबल अपने साथ इन या एट कुछ भी लेता है। दो ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पॉलिटिशियंस ही नेवर डैबल्ड इन पॉलिटिक्स, ठीक है ना। कभी उसने डैबल नहीं किया पॉलिटिक्स में, ठीक है ना। और यद्यपि वो जो है पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, पर उसे इंगेज होना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो डैबल इन या फिर डैबल एट इस्तेमाल करते हो इंगेज होने के लिए आर्ट या पॉलिटिक्स में। जब डैबल इन डैबल एट होते तो आप इंगेज होते हो। तो डेस्टिनेटेड फॉर होता है, इसका मतलब है डेस्टिनेटेड फॉर सम फ्यूचर होता है। ही इज डेस्टिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ डीएम एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रमोटेड सून। अब डेस्टिनेटेड फॉर हो इसका मतलब है कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो कि इस फ्यूचर के लिए बस आप डेस्टिनेटेड फॉर हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी फ्यूचर के लिए डेस्टिनेटेड फॉर होते कि फ्यूचर में हम वो बन पाएंगे। समझ में आया? तो डेस्टिनेटेड फॉर सम फ्यूचर, इसको ऐसे ही याद रखा जाता है। ये रहा फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट। अब हम बात करते हैं क्लोज टेस्ट के लिए। एक होता है कॉन्टिगुअस, ठीक है ना, एक होता है कॉन्टाजियस।
जो कॉन्टाजियस होता है वो होता है संक्रामक, छूने से जो फैलने वाले रोग होता है उसको कॉन्टाजियस बोलते हैं, ठीक है, संक्रामक, दैट स्प्रेड बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट में आने से जो फैलता है रोग उसको कॉन्टाजियस बोलते हैं। एक होता है कॉन्टिगुअस, ठीक है ना, कॉन्टिगुअस का मतलब होता है लगा हुआ, लगा हुआ, ये इसके लगा हुआ है तो ये इसके कॉन्टिगुअस है या एडजेसेंट बोलते हैं। द टू स्टेट्स आर कॉन्टिगुअस टू ईच अदर, जो दो स्टेट है वो एक दूसरे के कॉन्टिगुअस है, इसका मतलब है सटे हुए हैं, बट द लॉज आर क्वाइट डिफरेंट, बट उनके जो लॉ है वो बिल्कुल अलग है। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्टाजियस का मतलब संक्रामक होता है, कॉन्टागुअस का मतलब एडजेसेंट होता है। सेंसर और सेंसर दो आता है, एक सेंसर का मतलब निंदा होता है, एक सेंसर का मतलब होता है काटना, एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म्स एंड, एक सेंसर का मतलब यार निंदा होता है, एक क्रिटिसाइज करना होता है सेंसर का मतलब, और एक सेंसर का मतलब होता है काटना छाटना। जैसे फिल्म सेंसर की जाती है तो काट दिया जाता है, द ऑब्ससीनी पार्ट ऑफ द फिल्म शुड बी सेंसर्ड। तो ये आपके एग्जाम में बहुत आता है, ये वाला पेयर ना करीब 20-30 दफा पूछा गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब निंदा करना होता है सेंसर, इसकी स्पेलिंग में यू आता है, और इसकी वाली स्पेसिंग में ओ आर आता है, ध्यान में ये है। तो ध्यान रखिएगा, CEN दोनों में रहता है, फिर एस तक रहता है, CENS रहता है, ध्यान से देखिए। और सबसे पहले तो फिल्म वाला याद कीजिए, ये होता है सेंसर, CNSOR, इसका मतलब होता है काटना छाटना पिक्चरों को, ठीक है ना। अब ये है सेंसर, और इस सेंसर में एस के साथ यू आता है, फिर RE जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब SEN ऐसे होता है, सेंस तो दोनों में होता है, सेंस दोनों में होता है, लेकिन जब OR होता है तो कटाई छटाई होती है, जब URE होता है तो कटाई छटाई नहीं, निंदा होता है। क्या होता है? निंदा होता है। हिज डिसऑनेस्ट बिहेवियर केम अंडर सिवियर सेंसर, उसका जो डिसऑनेस्ट बिहेवियर है वो सिवियर क्रिटिसिज्म के अंतर्गत आ गया, निंदा करने में आ गया। द ऑप्शनी पार्ट ऑफ द, जो खराब पार्ट था फिल्म के अंदर वो सेंसर्ड कर दिया गया, मतलब वो काट छांट दिया गया। और ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इफराद बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा, दोबारा पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये रहा आज का आपका वोकैब, ठीक है। तो ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिलती है, माई पाठशाला के टेलीग्राम पे मिलती है। अगर आपको पूरा 90 डेज का इसी स्ट्रक्चर में वोकैब चाहिए तो प्लीज बाय द बुक 90 डेज वोकैब प्लानर, 90 डेज वोकैब प्लानर। और मिलता कहाँ पे है? ये मिलेगा आपको माई पाठशाला के ऐप पे। जब जाओगे एक ई बुक का सेक्शन होगा, यहाँ पे बुक्स लिखा होगा, इस टैब पे क्लिक करोगे तो एक टैब आएगा स्मार्ट बुक्स और एक आएगा ई बुक्स। तो स्मार्ट बुक के सेक्शन में जब जाओगे तो उसमें आपको 90 डेज वोकैब प्लानर मिल जाएगा, सर्च करके देख लेना, फिर वहां से ऑर्डर कर सकते हो। या कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं है, हम उन बच्चों को बिल्कुल नहीं भेजना चाहते हैं जो सीरियस ना हो, जिनको समझ में आ रहा है कि ये बुक लेने लायक है, ठीक है ना, तो ये बुक लें। इस बुक में खास बात यह है कि इनके वीडियो लेक्चर ऑलरेडी कंबाइंड होते हैं, क्विजेस भी इनके साथ कंबाइंड है। तो आप इस बुक को बाई करके आसानी से, क्योंकि PDF जो टेलीग्राम पे डलेगा उसको जो प्रिंट कराओगे ओवरऑल 90 डेज में आपका बहुत खर्चा हो जाएगा। रादर देन अगर आप बुक बाई करोगे तो बुक आपकी शायद 211 रुपए के आसपास की जनरल बुक है, और वीडियो कंटेंट के साथ बाई करना होगा तो 10-20-50 रुपए और लगेगा। तो कोर्स के साथ साथ आपको ये पूरा का पूरा मिल जाता है। तो ऐसे केसेस में जो है आपकी कॉस्ट बहुत ऑप्टिमाइज हो जाती है। नहीं तो अगर आप PDF से रीड कर सकते हो तो आपको बुक बाई करने की बिल्कुल नीड नहीं है। आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके डेली बाई डेली उसको पढ़ते जाओ और अपने खुद के नोट्स बनाते जाओ। लेकिन वोकैब याद करना बगैर फिजिकल कॉपी के बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत सारा नोट्स बनाना होता है, बहुत बार इसको रिवाइज करना रहता है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन मिलेंगे डे नंबर 26 के साथ।